पहले 27 देशों से हम जो है वो एनर्जी ले रहे थे, अब 41 देशों से ले रहे हैं। 22 के 22 जहाज अभी जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं अभी भी वो फारस की खाड़ी में हैं। तो भारत, क्योंकि इस युद्ध में कोई पार्टी नहीं है, उसके बावजूद भी भारत के जहाज जो हैं अभी तक नहीं आए हैं। सरकार का दावा है, सरकार का अगर कहती है कि इतना स्टॉक है तो वो मानना पड़ेगा। अब भारत की सरकार ये भी कहती रही कि गैस है पर्याप्त, लेकिन मारामारी की स्थिति पैदा हुई, चाहे वो जमाखोरी की वजह से हो रही हो, कालाबाजारी की वजह से हो रही हो। 2000 किलोमीटर के आसपास की जो दूरी है वो है ईरान और भारत के बीच की। अगर समुद्री दूरी की बात करें तो ईरान के मन में कुछ तो है, तभी वो दोस्त देश होते हुए भी भारत के जहाज़ों को गुजरने देने में अभी तक उसने मंजूरी नहीं दी है। अमेरिका ने धमकी दी है 48 घंटे में नहीं खुला तो हम जो है वो ईरान पे बड़े हमले करेंगे, उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे, तबाही ला देंगे। ये युद्ध लंबा चलेगा। अलग अलग तरह के हथियार जो हैं, भीषण से भीषण हथियार, बम जो है वो इस्तेमाल होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम है आशुतोष। हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार उमा शंकर सिंह जी हैं और विदेश मामलों में विशेष तौर पे इनकी एक लंबा अनुभव है विदेशों में रिपोर्टिंग की। युद्ध जैसी परिस्थिति में इनका परिचय किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो फिलहाल इनसे बातचीत करेंगे जो स्थिति बनी हुई है मिडिल ईस्ट में, जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर के, और विशेष तौर पे इसका प्रभाव भारत पे कैसे पड़ रहा है। आज प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ पार्लियामेंट में कहा है। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका लाइव सिटीज पे। शुक्रिया। एक में आप चूंकि बिहार से हैं और अभी देश भर में, बिहार समेत देश भर में, मैं थोड़ा सा टिपिकल फॉरेन बीट पे ना जाके एक चूंकि विदेश से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो भारत के गांवों में जो असर हो रहा है एलपीजी को लेकर के, क्या कहेंगे? इस पे आपका क्या कहना है और क्या ये परिस्थिति कितने दिन और खिंच सकती है? ये देखिए, न सिर्फ बिहार में शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, बल्कि पूरे देश में खासतौर पे गैस को लेके काफ़ी जो मारामारी की स्थिति है वो देखी जा रही है। हालांकि सरकार बार बार ये भरोसा दे रही है कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, और हालांकि फिर भी सिलेंडर को लेके बहुत ही एक स्थिति जो है हाहाकार की वो मची हुई है। अब बिहार में खासतौर पे वहाँ से भी इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में बोला है उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि सरकार की पूरी कोशिश इस बात को लेकर है कि कैसे जो है सप्लाई जो है वो बनाए रखा जाए। और उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया कि पहले 27 देशों से हम जो है वो एनर्जी ले रहे थे, अब 41 देशों से ले रहे हैं। तो जो डाइवर्सिफाई किया है इंडिया ने अपने एनर्जी नीड को देखते हुए, उसकी एक झलक पेश करने की प्रधानमंत्री मोदी ने कोशिश की। जो आपने कहा कि आपने जो पूछा कि ये कितने दिनों तक चलेगा, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। हालांकि ईरान ये कहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो खुला हुआ है और खासतौर पे उन देशों के लिए खुला हुआ है जो युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं। लेकिन वही हमने देखा है कि अभी तक जो 24 जहाज जो फारस की खाड़ी में थे, उनमें से 2 जहाज भारत के निकल के आए। अगर 1 या 2 और जहाज निकल के आ रहे होंगे तो अगले कुछ घंटों में इस बात की तस्दीक हो जाएगी। लेकिन 22 के 22 जहाज अभी जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं अभी भी वो फारस की खाड़ी में हैं। तो भारत, क्योंकि इस युद्ध में कोई पार्टी नहीं है, उसके बावजूद भी भारत के जहाज जो हैं अभी तक नहीं आए हैं। तकरीबन 15-16 दिन उनको अगर 7 या 8 तारीख से 8 मार्च से वहां पे फंसे उनको बताएं तो इतना लंबा अरसा हो गया है, भारत के जहाज नहीं आए हैं। तो हॉर्मुज स्ट्रेट में एक चुनौती तो है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र किया। देखना है कि जो हमारे डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस हो रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियां से वो 2 बार बात कर चुके हैं, जो विदेश मंत्री है वो 5-6 बार बात कर चुके हैं ईरान के विदेश मंत्री से। तो जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रहा है वो कब तक फलित होता है और कब हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाज जो है बड़े पैमाने पर निकलकर सामने आता है, ताकि जो सप्लाई चेन में जो एक रुकावट सी आती हुई दिख रही है उससे पार पाया जा सके। तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से मामला जो है काफी लंबा खिंच सकता है। चूंकि मैं जो डिप्लोमेसी है उससे उसको लेकर के मैं एक दो सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं उससे पहले जो आम जनमानस है उससे जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, अभी जो भारत की स्थिति है, जो हमारे पास स्टॉक है, जो भारत की स्थिति है, हमारे पास जो स्टॉक है एलपीजी का हो, अब तो खबर आ रही है कि तेल के भी दाम बढ़ सकते हैं, और क्या हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है? और इसी में एक छोटा सा सवाल डिप्लोमेसी से मैं जोड़ देता हूँ कि क्या हमारी जो डिप्लोमेसी है वो भारत के आम जनमानस को राहत पहुंचाने के लिए इस समय आपको पर्याप्त लग रहा है? जी देखिए, जहां तक स्टॉक की बात है तो प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में बोला है कि जो पर्याप्त स्टॉक है वो है, लेकिन ये सरकार का दावा है, मतलब सरकार का दावा है। सरकार का अगर कहती है कि इतना स्टॉक है तो वो मानना पड़ेगा,
क्योंकि उसके लिए कोई अलग से स्वतंत्र रूप से आंकड़ा नहीं होता। लेकिन अहम बात यह कि स्टॉक कितने दिनों का है, क्या वो 2 हफ्ते का है, 3 हफ्ते का है, 4 हफ्ते का है। अमूमन 25 दिनों का स्टॉक जो है वो होता है, जैसा कि पहले भी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई थी, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड जो भी ब्रीफिंग थी वो, तो उसमें ये कहा गया था कि करीब 25 दिनों का जो रिजर्व है वो हमारे पास होता है, हमारे पास स्टॉक होता है, उसके अलावा रिजर्व भी है। तो मुझे ये लगता है कि महीना 1.5 महीना तक तो हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर सप्लाई लाइन बाधित होता है तो उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो दिखना शुरू हो जाता है। और ऐसे में जैसे हमने गैस के तौर पे देखा, भारत सरकार ये भी कहती रही कि गैस है पर्याप्त, लेकिन मारामारी की स्थिति पैदा हुई, चाहे वो जमाखोरी की वजह से हो रही हो, कालाबाजारी की वजह से हो रही हो, तो वो भी एक स्थिति, एक चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है जिससे निपटना सरकार का काम है। जहां तक आपने ये कहा कि आपका दूसरे सवाल का दूसरा पार्ट, मतलब हमारी अभी ऐसी डिप्लोमेसी है कि चीजें धीरे धीरे समानता की ओर जाएगी। देखिए, सरकार, कोई भी सरकार होती है, उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो सप्लाई चेन को पर्याप्त तौर पे बना के रखे, क्योंकि पब्लिक एंगर का जो डर है वो सरकार को भी होता है और इस सरकार को भी है। तो कोशिश तो सरकार अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन वो सही दिशा में कोशिश है या नहीं है, सवाल इस पर आता है। अगर हम इस बात की तह में जाएं तो जो शुरुआती तौर पे जिस तरह का एक रवैया भारत सरकार का रहा, ईरान पर जो हमला हुआ उसके मद्देनजर, तो ये सबों का मानना है, ज्यादातर जो क्रिटिक्स हैं और मेरा भी ये मानना है कि भारत सरकार ने उस मामले में अपनी तरफ से बयान देने में, या अगर कहें आधिकारिक तौर पे तो खामेनी की जो हत्या की गई उसकी निंदा जो है वो आधिकारिक तौर पर अभी भी नहीं हुई। हालांकि विदेश सचिव जो हैं वो गए ईरान के दूतावास में, उन्होंने कॉन्डोलेंस बुक पर सिग्नेचर किया, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी भी एक जो एक निंदा है वो पास नहीं किया गया है, वो बयान नहीं दिया गया है। तो एक ऐसी स्थिति में ईरान है जहां पे उसको भी दुनिया के अलग अलग देशों से साथ की जरूरत है, और इसलिए उसको ये उम्मीद होगी और उसको ये उम्मीद है कि भारत जो है उसके साथ खड़ा नजर आएगा, तभी ब्रिक्स जैसे फोरम की बात करके, जिसकी की अध्यक्षता इस साल भारत के पास है, ईरान का कहना है कि आपकी तरफ से एक ऐसा बयान, एक प्रेसिडेंट होने के नाते, ब्रिक्स का प्रेसिडेंट इस साल होने के नाते आपकी तरफ से वो बयान आए जिसमें इजराइल ने और अमेरिका ने जो मिलकर ईरान पर हमला किया है उसकी मजम्मत हो। हालांकि भारत वहां पे एक फिक्स की सिचुएशन में है, क्योंकि उसमें यूएई और सऊदी अरब जैसा देश भी है, और उनके मद्देनजर भारत जो है एक निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास नहीं कर सकता, और इस तरह के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होते हैं। तो एक चुनौती भारत के सामने है। ईरान का दबाव लगातार ये रहेगा कि भारत जो है वो उसके पक्ष के साथ खड़ा नजर आए, लेकिन अभी जो देखने में आ रहा है उस फ्रंट पर जो भारत है वो जिस साफगोई के साथ पेश आना चाहिए था नहीं आया है। हालांकि सरकार की अपनी दलील भी है, और वो एक जर्नलिस्ट के तौर पे वो बताना भी मेरा फर्ज है। सरकार का ये कहना है कि 1 करोड़ भारतीय जो हैं वो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उनकी सुरक्षा की बात है। इसके अलावा जो तेल जो है वो बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि ईरान से तेल हम 2019 से नहीं ले रहे हैं अमेरिकी प्रतिबंध के चलते, तो जो 20% के आसपास जो तेल की सप्लाई है वो मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों से, चाहे यूएई हो चाहे कतर हो, इन सब देशों से आता है। तो ऐसे में अगर खुलकर मजम्मत कर दें, क्योंकि वो एक तरह से सहयोगी हैं, उनके अमेरिका के बेसेस हैं इन देशों में, तो अगर ईरान के साथ पूरी तरह से खड़ा नजर आता है तो भारत को और ज्यादा तकलीफ हो सकती है उन 6, 7, 8 देशों की तरफ से। तो इसलिए भारत एक बीच का रास्ता लेकर चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो एज ओल्ड हमारा जो एक ऐतिहासिक संबंध ईरान के साथ रहा है, उस नुक्ते नजर से देखें तो भारत सरकार की काफी जो एक आलोचना है वो हो रही है, और लग रहा है कि एनर्जी सिक्योरिटी को बेशक अमेरिका जैसे देशों से तेल और गैस लेकर भारत कम करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन एकदम निकट पड़ोस में तकरीबन 2000 किलोमीटर के आसपास की जो दूरी है वो है ईरान और भारत के बीच की। अगर समुद्री दूरी की बात करें तो वहां पे भारत जो है उसकी डिप्लोमेसी उस तरह से काम करती नजर नहीं आ रही है जिस तरह से आनी चाहिए थी, खासतौर पे ईरान पर हमले के मद्देनजर। एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, एक सवाल सवाल ये है कि अभी जैसे बातचीत बढ़ी है, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष में बात हुआ है, उसके बाद जो बाकी चीजें हैं, रसिया से भी जैसे अमेरिका ने कहा कि आप रसिया से खरीद सकते हैं। हार्मोज स्ट्रेट में जो प्रतिबंध, मतलब जो जहाजें रुकी हुई है या वहां से जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है किन्हीं कारणों से, क्या ये आने वाले समय में जो डिप्लोमेसी चैनल खुला है, बातचीत का दौर, एक नया दौर चालू हुआ है,
उससे आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी सहूलियत भारत सरकार को मिलेगी और इसका फायदा कुछ हद तक आम जनमानस को मिलेगा? ये देखिए, जो भी जहाज वहां पर फंसे हैं, भारत के अभी 22 हैं, हो सकता है कुछ निकल रहे हों, या जो 2000-3000 के आसपास 2200 से 3200 का आंकड़ा बताया जा रहा है, उस जहाज को, उन तमाम जहाजों को देर सवेर तो निकलना है ही। लेकिन सवाल है कि कितना वक्त लगता है और उस बीच में जो कच्चे तेल की कीमत कितनी ऊपर तक जाती है। अमेरिका कहता है उसको सिर्फ 2% वहां से तेल आता है, उसको चिंता नहीं है वहां से तेल लेने की। इजराइल उस इलाके से कोई तेल लेता ही नहीं है, कोई एनर्जी की उसकी सप्लाई लाइन उधर से जाती नहीं है। लेकिन जो बाकी दुनिया के देश हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा वहां से गुजरता है, उनके एनर्जी नीड का। अभी जो स्थिति वहां पर बनी है, भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए, बातचीत के जरिए अपने लिए एक सुगम रास्ता वहां से बनाया जाए। अगेन, ये क्योंकि बातचीत चल रही है, कब एक उसमें कामयाबी मिल जाए या कितनी देर लगे, ये यहाँ बैठकर मैं नहीं कह सकता, नहीं बता सकता। भारत सरकार की कोशिश जरूर लगातार जारी है, लेकिन देखना होगा कि जो ईरान का जो मूल मुद्दा है, जो उनकी तरफ से जो बात कही गई है, जिस तरह के बयानात आए हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्रपति पेजेश्कियां की बातचीत के बाद हो या फिर विदेश मंत्रियों के बीच की आपसी बातचीत के बाद, तो उनका सीधा सा कहना है कि जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है वो खुला है सबके लिए, और वो ये भी कहते हैं कि दुश्मन देशों के लिए नहीं खुला है। लेकिन उसके बावजूद अगर भारत के जहाज वहां से निर्बाध गति से निकल पाने में अभी तक कामयाब नजर नहीं आ रहे, दो के अलावा, या फिर दो और जोड़ भी दें, जो जानकारी आ रही है कि शायद दो और निकल के आ रहे हैं, तो वो एक इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये एक सवाल इसमें जोड़ देना चाह रहा हूँ कि अगर दुश्मन देश के लिए रुका हुआ है हॉर्मुज़ स्ट्रेट का रास्ता, तो फिर भारत की तो बातचीत चल रही है, तो क्या ईरान पे एक तरीके से, जो खासकर के अभी ईरान की सत्ता जिन लोगों के हाथ में जो संचालित कर रहे हैं पूरा ईरान के सरकार को, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार का जो रवैया रहा है, क्या ईरान कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा दुखी है? जी बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट है आपका, सही सवाल है आपका कि ईरान अगर भारत सरकार के रवैये से बिल्कुल खुश होता या संतुष्ट होता, खुश की बात छोड़िए, संतुष्ट होता, तो वो जरूर रास्ता देता। बीच बीच में ये जानकारी निकल कर आती है कि चीन के जो जहाज हैं वो बिल्कुल निर्बाध गति से जा रहे हैं। लेकिन चीन के साथ एक फैक्टर ये भी है कि जब तक ईरान पे प्रतिबंध लगा रहा, अभी तो कुछ समय के लिए, और खासतौर पे उन तेलों के लिए जो पहले से जहाज पे लोडेड हैं, उनके लिए अमेरिका ने कहा है कि तेल ईरान का लिया जा सकता है। लेकिन जब पूरी तरह से प्रतिबंध भी था, तब भी 90% जो ईरान का तेल है वो चीन खरीदता रहा अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद। तो जाहिर सी बात है कि जो ईरान जो है वो तरजीह देगा अपने रूस जैसे एलाई को, जो वो तेल लेता रहा है उस वक्त भी। तो एक चुनौती की सिचुएशन है, चुनौती की स्थिति है, और भारत की लगातार कोशिश जरूर है उससे पार पाने की। लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि ईरान के मन में कुछ तो है, तभी वो दोस्त देश होते हुए भी भारत के जहाजों को गुजरने देने में अभी तक उसने मंजूरी नहीं दी है, इजाजत नहीं दी है उस तरीके से कि हर एक जहाज जो है वो जाए और निकल कर आए, तेल लेकर आए, और जो 20-22% का जो सप्लाई होता है उस इलाके से, मिडिल ईस्ट के इलाके से, वो सप्लाई चेन जो है वो बना रहे। जो परिस्थिति आप देख रहे होंगे अभी, एक एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अलग अलग चैनलों पे आप अपना विश्लेषण भी दे रहे हैं। मैं फिर से वही आम जनमानस पे एक सवाल आ जाता है कि आने वाले समय में आपको क्या लगता है, एक अगर आम व्यक्ति जो उतना विदेश नीति ना समझ रहा हो, लेकिन जो उसके सिलेंडर से, जो उसकी रसोई से जुड़ा हुआ मसला है, क्या आपको लगता है कि कुछ राहत मिल सकती है 1 महीना 1.5 महीने में, या फिर ये चीजें और टेंस होगी? क्योंकि अमेरिका का भी एक अरियल रवैया है, अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, इसराइल अमेरिका अलग ही सुर पकड़े हुए हैं इस वक्त। जी देखिए, एक वोलाटाइल सिचुएशन है, बहुत तेजी से बदलता हुआ सिचुएशन है, इसलिए ये प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि कितना वक्त लगेगा। कोशिश जरूर हो रही है। अमेरिका ने धमकी दी है 48 घंटे में नहीं खुला तो हम जो है वो ईरान पे बड़े हमले करेंगे, उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे, तबाही ला देंगे। ईरान ने फिर से वही बयान जारी कर दिया है कि खुला तो है लेकिन दुश्मन के लिए नहीं खुला हुआ है। तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है उस पर जो एक स्टैंड ऑफ बना हुआ है, वो मुझे तुरंत में उसका सॉल्यूशन होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो आपका सवाल है, मूल सवाल है कि आम लोगों को क्या राहत मिलेगी, इसके लिए मैं एक बार फिर से रेफर करना चाहूंगा जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने संसद में बोला है कि हम इस तरह के मेजर्स उठा रहे हैं, और इस तरह के मेजर्स पहले से उठाए हैं, जिससे कि एनर्जी में, खपत में थोड़ी सी बचत हो। तो वो एक अंदेशा जताता है, ये एक ऐसा संदेश देता है कि गवर्नमेंट का भी आकलन ये है कि बहुत जल्दी ये सिचुएशन
ठीक नहीं होने जा रही, और वो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री ने बोला भी है कि चुनौती जो है वो लंबी चलेगी। तो ऐसे में देश की जनता को ये तैयार रहना पड़ेगा कि उनको आने वाले समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और इसलिए हाँ, लेकिन ये कहते हुए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोई आपाधापी मारामारी या जो एक पैनिक, जो एक बाइंग होती है कि हम 4 सिलेंडर जुटा लें, हम पेट्रोल का जो एक कनस्तर है वो भर के रख लें या ड्रम भर के रख लें, इस तरह की चीजों को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे भी आप 2 4 5 दिन निकाल पाएंगे। लेकिन आपकी वो 2 4 5 दिन तो निकलेंगे, लेकिन 10 और लोगों की जो तकलीफ है और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चुनौती जैसे आएगी उसको वैसे झेलना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि सरकार के बयानों से भी और मेरे आकलन से भी ये लगता है कि चुनौती ज्यादा बड़ी और लंबी है और कई हफ्ते लग सकते हैं। अभी तो सिचुएशन बिगड़ ही रहा है, सुधरने में भी कई और हफ्ते लग सकते हैं। एक अंतिम सवाल है, और सवाल इस युद्ध को लेकर के है कि अमेरिका और ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि भयानक परिणाम होगा भाई, इससे भी बड़ा अटैक करेंगे, हम हमला करेंगे। तो क्या अमेरिका मतलब किस हद तक जा सकती है, और क्या अगर जैसे अमेरिका को या ट्रंप को ये लगेगा कि अब नहीं, अब शीशा लेदर हो रहा है, तो परमाणु अटैक तक जाना संभव है क्या? नहीं नहीं, देखिए अमेरिका ऐसी गलती नहीं करेगा, और मुझे लगता है कि इजराइल भी ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ईरान पे कोई परमाणु हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ, क्योंकि परमाणु बम जो है वो सिर्फ देश की एक सीमा को नहीं मानता है कि अगर आपने, ये कोई ग्राउंड इन्वेजन जैसा नहीं है कि आपके सैनिक गए और उस इलाके में ऑपरेशन करके आ गए। अगर परमाणु बम कहीं पे आप डालेंगे तो उसकी जो रेडियो धर्मिता है वो पूरे इलाके में हवा के बहाव के साथ, वायुमंडल के साथ वो फैलता है। तो अमेरिका की तरफ से ऐसी गलती नहीं होगी, ना इजराइल की तरफ से ऐसी गलती होगी। और मुझे तो ये लगता है कि जो लगातार दावा होता रहा है कि अमेरिका और इजराइल जो दावा करते रहे कि परमाणु बम बनाने के करीब है ईरान, और वो कुछ हफ्तों में बना सकता है, अव्वल जो वो बना भी सकता है या बना भी रहा होगा या बना भी लेगा, तो ईरान भी ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि जो भी वर्ल्ड कम्युनिटी अभी ईरान के साथ खड़ी है, इस तरह के हथियार के इस्तेमाल के बाद, परमाणु हथियार के इस्तेमाल के बाद दुनिया पूरी तरह से उसके खिलाफ हो जाएगी। और तो और जिस भारत जैसे देश से उसकी उम्मीद है कि वो एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे उसके साथ ज्यादा मजबूती से खड़ा है, मजबूती से खड़ा है, तो वो भी नहीं होगा। तो मुझे परमाणु बम के इस्तेमाल की आशंका नहीं लगती है। इतना जरूर है कि जो परमाणु कैपेबिलिटी जिसको नष्ट करने की बात अमेरिका कर रहा है, भारी तबाही की जब भी वो बात करता है तो उनके परमाणु ठिकानों को, उनके संयंत्रों को, उनके तेल जो संयंत्र हैं, तेल डिपो है, उसको उड़ाने की वो बात करता है। तो इन सब बातों के मद्देनजर अब जो ये युद्ध है वो जो सैन्य रूप पे तो चल ही रहा है, एक बहुत बड़े आर्थिक महायुद्ध में बदल गया है। और ज्यादा ये आर्थिक महायुद्ध में बदलेगा कि अगर आप ईरान के भी तेल ठिकानों को नष्ट करते हैं तो उसका भी जो असर है वो दुनिया को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की जो एनर्जी की जरूरत है वो कल को ईरान भी, जैसे कि अभी आपातकाल स्थिति आई तो अमेरिका ने कहा ना कि ईरान से तेल ले लीजिए, तो ईरान के भी तेल अगर संसाधन को आप उड़ाते हैं, उसको नष्ट करते हैं, तो फिर नुकसान तो दुनिया का ही है, दुनिया की अर्थव्यवस्था की होगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये युद्ध लंबा चलेगा, अलग अलग तरह के हथियार जो हैं, भीषण से भीषण हथियार, बम जो है वो इस्तेमाल होंगे। व्यक्तिगत तौर पे मुझे परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका जो है वो नहीं लगती है। सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, उमाशंकर सिंह थे, विदेश मामलों के बड़े जानकार हैं, और विदेशों में जाकर के कई ऐसे युद्ध वाली परिस्थिति में जाकर के इन्होंने कईयों रिपोर्टिंग की होगी। तो उनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि इस युद्ध का असर आपके किचन पे और आपके पॉकेट पे कितना पड़ने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज।